पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है जो यूज की जाती है, और इसके अंदर दो चीजें थी। एक था सीरीज जो कि वन डायमेंशनल डेटा हैंडल करता है, और एक था डेटा फ्रेम जो टू डायमेंशनल डेटा हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड फॉर दिस थिंग वी यूज्ड pandas. Okay, so now let's go to pandas introduction. So when we used to build series, we just have to write pd dot series with a capital S. Okay, and if we want to fetch the first 5 observation, then head method, last 5 observation, the tail method, then slicing, then data frame for two dimensional data. तो ये basic introduction था पहले. Okay, लेकिन मेजर हम लोगों ने सीखना शुरू किया था एक डेटा के साथ. So we had the data of IPL with us, जिसमें कि हम लोगों के पास from the IPL season 2008 to IPL 2020 तक का मेरे पास एक एक मैच का डेटा था, जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से एक एनालिसिस किया कि हाउ टू फाइंड आउट हु वॉन द मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, सबसे ज्यादा किस टीम ने मैचेस जीते हैं आज तक. दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन एनालाइज फ्रॉम दिस डेटा. और इसके लिए हमने एक मेथड देखा था जिसका नाम था वैल्यू काउंट्स. ओके, तो वैल्यू काउंट में आप सिर्फ कॉलम का नेम पास करते हो, देन इट रिटर्न्स यू द फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ ईच वैल्यू. इसके बाद हम लोगों ने एक डेट कॉलम लिया था, उसमें से ईयर फेच किया, और ईयर फेच करके हम लोगों ने ये निकाला था सीजन ड्रॉप डुप्लीकेट का, ताकि हम लोग ये पता कर सके हु वाज द विनर ऑफ विच आईपीएल सीजन. तो हम लोगों के पास ऐसे था सीजन वाइज डेटा. फिर हम लोगों को चाहिए कि कौन से सीजन का विनर फाइनल कौन था. ओके, वी ऑल्सो हैड दिस बॉल बाय बॉल डेटा. हम लोगों के पास एक बॉल बाय बॉल डेटा भी था, जिसमें कि 1,93,000 ऑब्जर्वेशन थी, जिसमें कि हर एक बॉल का डेटा हम लोगों को गिवन था. तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि सबसे ज्यादा सिक्स किसने लगाए, सबसे ज्यादा रन आईपीएल में किसने बनाए यूजिंग ग्रुप बाय, एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया. तो इतना हम लोगों ने कुछ पेंडास के थ्रू एनालिसिस किया था. ओके, देन वी लर्न अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट मैटप्लॉटलिब. फिर हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब सीखा था, और मैटप्लॉटलिब में हम लोगों ने जाकर कुछ ग्राफ बिल्ड करने सीखे थे. पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पे चलते हैं. This was the basic introduction. This was the basic introduction of Matplotlib library कि आप पहले इसको इंपोर्ट करते हो matplotlib.pyplot as plt, जो कि आपकी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है. और इसमें आप बताते हो कि आपको जो भी जिस भी तरह का बार प्लॉट हिस्टोग्राम जो भी चाहिए होगा, कि आप एक्स एक्सेस पे क्या रखना चाहते हो, वाई एक्सेस पे क्या रखना चाहते हो. ओके, दिस वाज द हिस्टोग्राम. फिर ऐसे ही हम लोगों ने एक पाई चार्ट बिल्ड किया था. तो ये हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब के अंदर किया था. तो कल हम लोगों ने ये 3 चीजें सीखी थी. ओके, now, related to these 3 things, if you have any doubts, any queries, then you can ask, or we'll move forward. Okay, and what exactly issues you guys are facing in Jupyter Notebooks or in Jupyter Lab? If there are any issues, then please guys tell me. I'll try to solve these issues. कोई भी अगर आप लोगों का जो भी Jupyter Notebook का इशू था, let me know. So basically first what we'll be doing is कि अगर हम लोगों को Jupyter Notebook की बात करें, जो भी आपका इशू है, अगर किसी का है तो एक बार आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट थिंग, आप लोगों के पास एक anaconda.navigator, एक एनाकोंडा वेबसाइट है anaconda.org. यहाँ पर आपको जाना होता है. मैंने इसकी वीडियो का लिंक भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है. सो फर्स्ट यू हैव टू गो टू दिस anaconda.org. यहाँ से डाउनलोड एनाकोंडा पे आप लोगों ने जाना है, और इसके बाद इसके डाउनलोड सेक्शन में अगर आप जाओगे, here you can just pick your whatever the operating system is, Windows, Mac or Linux. Okay, so if you have Windows, then simply install this 64-bit installer. Okay, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, you will be having a Jupyter notebook with you. आपको ये Jupyter notebook मिल जाएगी. Okay,
अब अगर आपको ये जुपिटर नोटबुक मिल जाती है, जैसे आप जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करोगे, इट विल ओपन दिस नोटबुक फॉर यू, और वो जाकर डायरेक्टली ये डायरेक्टरी ओपन हो जाती है। दिस लोकेशन विल गेट ओपन फॉर यू। अब ये लोकेशन कहां पर होती है हम लोगों की सिस्टम में, हम लोगों की मशीन में? दिस इज इनसाइड सी ड्राइव, यूजर्स, और यूजर्स के अंदर जो भी आपका सिस्टम नेम है उसके अंदर। तो जैसे ही आप इस सिस्टम, इस फोल्डर के अंदर आते हो, दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन दैट यू आर लुकिंग हेयर। यहाँ पे जो आपको लोकेशन, ये जो फाइल फोल्डर नजर आते हैं, ये इस जगह पर अवेलेबल है। वट एवर द फोल्डर यू विल क्रिएट हेयर, जो भी आप जुपिटर नोटबुक में फोल्डर क्रिएट करते हो वो आपको यहाँ नजर आएगा। So you can see here DUML21 folder हमने यहाँ नहीं बनाया था, I created this folder from here, like new folder, और फिर हमने उसको यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर बिल्ड हो जाता है। ओके, तो इन फ्यूचर इफ आई एम गोइंग टू शेयर एनी डेटा विद यू, जो भी मैं डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपको इस लोकेशन पे आकर या तो पेस्ट करना होता है, या फिर यू कैन डू वन थिंग कि आप अपनी डायरेक्टरी में जाकर यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो डेटा को। ओके, एनी क्वेरीज टिल हेयर? किसी का जुपिटर नोटबुक में कोई भी अगर इश्यू है, देन प्लीज लेट मी नो गाइस। और इसके अलावा हम लोगों के पास एक दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आप लोग एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करते हो, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं करते हो, देन आप लोगों को अपने गूगल ड्राइव पे जाना है। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता होगा कि भाई आप लोगों की गूगल ड्राइव कहाँ है, क्या है। नहीं तो आप नेट पे सिंपली सर्च कर सकते हो गूगल ड्राइव। ओके, तो अगर आपने गूगल ड्राइव एक्सेस नहीं किया तो भाई आपको गूगल ड्राइव मिल जाती है। जस्ट गो टू योर गूगल ड्राइव फ्रॉम हेयर, कैटेगरी का कोई भी डेटा मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ जाकर आप खुद को रजिस्टर करके कॉम्पीट भी कर सकते हो आफ्टर लर्निंग डेटा साइंस प्रॉपरली। जब आप थोड़ा डेटा साइंस सीख जाओगे तो आप यहाँ जाकर कॉम्पीट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, आप कॉम्पीट में जाकर ये चेक कर सकते हो कि डेली चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, और उन पर एक प्राइज मनी भी हो सकता है। आप देख सकते हो दीज आर द मनी दैट यू विल गेट इफ यू विल सॉल्व दीज चैलेंजेस। ये सब डेटा साइंस की प्रॉब्लम्स है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब डेटा पे जाते हैं, और अगर आपको किसी भी डोमेन का, किसी भी तरह का कोई डेटा चाहिए, यू कैन सर्च फॉर डेटा सेट हियर। Okay, let's say if you want to perform some data analysis on Netflix movies and TV shows, COVID-19, vaccination progress, तो ये जितनी भी लेटेस्ट चीजें चल रही होती है, ट्रेंडिंग चल रही होती है, हर चीज का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट रिसोर्स। सेकेंड वन इज, एक वेबसाइट मिलेगी डेटा डॉट वर्ल्ड के नाम से। बेसिकली डेटा डॉट वर्ल्ड केगल की तरह है, बस वहां पर डेटा ही डेटा मिलता है सबसे ज्यादा आपको। इफ यू वांट टू सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा, दिस इज द वेबसाइट। ओके, तो ये दो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। लेकिन अब एक फाइनल सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस गूगल को ठीक से यूज करना आना चाहिए। आई विल से कि देखो, गूगल को यूज करना भी एक आर्ट बन जाती है, ट्रिक बन जाता है कि किस तरीके से आप गूगल पे चीजें सर्च करो और आपको आउटपुट मिले। अभी लाइक 1-2 साल पहले ही करीब गूगल ने अपना खुद का एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस किया है डेटा सेट के लिए। In PyCharm, while we typing, we get auto-complete session of method, and we don't have to learn entire method. Can Yes, we can do the same thing in Jupyter Notebook and all. I'll tell you the method. देखो, कभी भी अगर आप किसी भी कोड एडिटर पे काम करते हो, दो ही तरीके हैं हिंट्स देखने के कि हिंट मिलेगी या नहीं। ठीक है? Is this website secure? Which one you are talking about? Kaggle data.world, which one? हाँ, इट्स कम्प्लीटली सिक्योर। अब इस पे सोचो ना, इतनी प्राइस मनी कोई देखी कंपटीशन करा रहा है, तो कोई बेवकूफ थोड़ी कोई रिस्क लेगा इतने पैसे देने की आपको। ये एक आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा साइंस हब है, जहां पर और फ्री ये सब डेटा आपको मिल रहे हैं। आप इस पे शक कर रहे हो, आप इसके लिए पूछ रहे हो इज दिस वेबसाइट सिक्योर? ओके जी, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपना डेटा अपलोड करते हैं और सॉल्व कराते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा था कि देयर इज अ गूगल सर्च इंजन। गूगल का अपना डेटा सेट का सर्च इंजन है। अभी तक जो गूगल का सर्च इंजन आप यूज करते हो, इट इज सिंपली गूगल। लेकिन अगर मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे गूगल डेटा सेट, तो गूगल का एक डेटा सेट सर्च इंजन है। ये बना ही आप लोगों के लिए, डेटा साइंस वालों के लिए है, कि अगर आपको कभी भी डेटा चाहिए, जस्ट विजिट दिस वेबसाइट। कोई केगल, कोई डेटा डॉट वर्ल्ड, कुछ नहीं, दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट दिस इज दी एक एक होता है ना कि स्टॉप पॉइंट चाहिए लाइफ में, कि हाँ जी यहाँ है सारी चीजें आपकी, यहाँ सारी जरूरतें मिलती है। तो गूगल तो आपको पता ही है, वट एवर यू सर्च और गूगल इट विल गिव यू। इसने अपना डेटा सेट का सर्च इंजन बना दिया। नाउ सर्च एनीथिंग हियर, एनीथिंग। हर चीज का एक डेटा आपके लिए तैयार है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज द प्लेटफॉर्म यू कैन यूज। ये क्या करता है, लेट्स से आपने इस पे हॉकी सर्च किया, आप हॉकी पे कुछ डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, हॉकी लिखकर एंटर किया, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ना, ये करता क्या है एक्चुअली, ये खुद का कोई डेटा सेट नहीं देता। ये बताता है कि हॉकी का डेटा सेट कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी भी गूगल पे ऐसे रैंडम सर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारे वो वेबसाइट्स के नाम मिलेंगे। देखो डेटा डॉट वर्ल्ड खुद ही आ गया ना इस लिस्ट में, केगल डॉट कॉम भी, ये देखो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन चीजों पे कैसे काम किया जाता है। Is that all data correct? Actually, I will say 90% data is correct. 90 to 95% data is correct. Okay, because these are kind of live data set. जैसे आप लोग आईपीएल के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो कि लाइक हमने जो आईपीएल में किया था, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? क्या ये चीजें जो रिजल्ट में आई है, क्या ये चीजें बिल्कुल सही है? तो इसको कैसे फिगर आउट किया जाए? नेट पे एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है, तो ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ये डेटा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इसलिए हम एक बार वेरीफाई कर लेते हो, वो ज्यादा बेटर है। बाकी वी जनरली ट्रस्ट दीज काइंड ऑफ डेटा सेट्स कि हाँ जी वो चीजें हैं तो ऑथेंटिकेटेड है। तो अगर आपको देखो कोई गलत डेटा देगा तो आपको रिजल्ट्स के थ्रू पता चल ही जाता है। ओके, इज दैट क्लियर टिल हियर? तो अब आप लोगों को जो भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बता सकते हैं भाई, कि कोई जुपिटर में प्रॉब्लम या कोई डेटा सेट रिलेटेड इशू, एनीथिंग। सर अगर जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम्म। तो अगर you will prefer to have a data set from an official site rather than these sites. So, Why so? But but actually we want a, if we are doing an analysis and we are making it on a big scale, so there should be a give a written, it should be like the data should be relevant. The analysis that is going to a high level, the data should be relevant. There should be no doubtful for the 90 or 80% of data not correct or like this. okay, so I will say your point is valid, but not each and everything, or not each and every organization has built their own particular platform to share data. That's why we have these common middleware. Yes, sir. Getting my point? If this is the first priority, you can say on first priority, you can simply search for the particular data. Let's say if you want the data of weather. Yes, sir. Okay. Then instead of going on kaggle.com, Google Dataset search, I will simply go to the Indian government website, which are already sharing their weather data. And of course, I can trust that data. That could be my first priority. But if I say some sort of data that I'm searching is not available on some official website, then these are the solutions. Okay, sir. Okay. No, Aman, it's not like if one doesn't find a data set on Google, it doesn't exist or can't be found anywhere else. But actually, understand one thing. You use Google for your queries. Okay. Understand this thing. If you are facing some issue in your programming or anything, you search for Google, and now you are unable to find answers on Google. Now, is that like, does it mean that there is no solution on internet? We can't say this thing now. Might be there is a solution, but we are searching something irrelevant. So that could be a possibility that data is not available, that we have to create one. Okay, I have seen a lot of circumstances where we have to create our own data.
Okay, there are a lot of scenarios where we generate our own data. Okay, yeah, coming back to your question, Suraj, just give me a minute. Okay, so your question is how we can make Jupyter smart. Jupyter is already smart. We just have to do one thing. Like whatever you want to write here, whatever the library name is. Suppose if I want to import matplotlib, I will simply write MA and press tab. Okay, simple. Remember this technique wherever on any platform or any code editor, whatever you are using, just write 2 or 3 words and press tab. It will give you a hint. Now this is giving me matplotlib, then dot, then tab. Let's say I want to write pyplot, so it will give me the hint of pyplot like this. Okay, as plt. Now there is one more thing. Like if I have a method of plt dot bar, let's say, or py, let's say, and then inside these parentheses, I will press shift plus tab. Okay, I already told you this thing yesterday. Shift plus tab. तो जैसे ही आप shift tab दबाते हो तो ये आपको पाई की एक सारे मेथड्स की हिंट भी देगा, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग भी देगा, डेफिनेशन भी देगा सबके पैरामीटर्स की, और एग्जांपल्स भी देगा लास्ट में. तो इतना सब कुछ आपको मिल जाता है. ओके, एट फ्यू प्लेसेस टैब या शिफ्ट प्लस टैब काम नहीं करता, वहां पे काम करता है कंट्रोल स्पेस. जैसे कि गूगल कोलैब. अगर गूगल कोलैब पे कोई चीज लिखते हैं, आपने लिखा इंपोर्ट मैट और टैब प्रेस किया, तो टैब मतलब वो आगे निकल जाता है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल स्पेस. ठीक है, बस प्रॉब्लम ये है कि गूगल कोलैब थोड़ा धीरे सजेशंस निकाल के लेके आता है. क्लियर? ऑलराइट, और एनी अदर क्वेश्चंस और एनी अदर डाउट्स? Related to anything you can ask. Okay, then we'll move forward now. So finally, we are going to start with machine learning algorithms. Yesterday, I gave you a basic introduction. कल हम लोगों ने एक बहुत बेसिक डिस्कशन किया था व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग है इसके ऊपर. तो मशीन लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को अपने एंड से बताना चाहूंगा. दैट सिंपली व्हाट वी वांट इज अ machine that can learn from experience. Okay, this is one of the simplest definition of machine learning. This definition was like introduced in 1947. 1947 में machine learning की definition आ चुकी थी, but because of lack of resources, lack of data, these things was never implemented. उसके बाद 1980 में अगर मैं बात करूं तो डीप लर्निंग स्टार्ट हो चुका था. इन 1980s डीप लर्निंग वाज स्टार्टेड, एंड इन ईयर 2000 डीप लर्निंग पे पेपर पब्लिश होने भी शुरू हो गए थे. फर्स्ट टाइम इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2010. डीप लर्निंग जैसी चीजें फर्स्ट टाइम 2010 में जाकर इंप्लीमेंट हुई थी. देखो आप लोगों को अच्छे से पता है कि दीज आर दी सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है जनरली कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. क्या आप लोगों में से कोई अवेयर है इस चीज के साथ, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? एआई और मशीन लर्निंग में आप लोगों को लगता है कोई फर्क है? So AI uses machine learning algorithms. Okay. So deep learning is a subset of AI, and machine learning is a subset of deep learning. Machine learning is a subset of deep learning. Yes, in a way.
और बाकी लोग क्या सोचते हैं भाई? व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों ने देखो बहुत ट्रेंडिंग है ये चीजें, सुना ही होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या फर्क है। या फिर आप मेरे को अगर कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एआई एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। अच्छा, आप एआई किसको बोलोगे? कोई एआई का एग्जांपल देगा आप लोगों में से मेरे को? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एआई? आजकल तो हर जगह आप ये वर्ड सुन रहे हो, एआई इज द कॉन्सेप्ट एंड एमएल इज एन एप्लीकेशन ऑफ दैट। एक्चुअली आप एमएल को एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते। देखो, आप लोग सिंपली मेरे को एआई का एग्जांपल दें। आवर फोन, हाउ? कैसे? आपका फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल कैसे है? हे एलेक्सा, प्ले डेस्पासीटो। AI is integrated, self-driven cars, a program that can sense, reason, act, and adapt. इतनी थ्योरी कहाँ से लेके आते हो आप लोग? DL is a subset of ML, which is a subset of AI. ओके, चलो इसको सिंपलेस्ट वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। अब कभी भी अगर एक AI वर्सेस ML वर्सेस DL करोगे तो हमेशा आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। दिस इज लेट्स से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज मशीन लर्निंग, दिस इज डीप लर्निंग। ठीक, एंड डेटा साइंस इज लाइक दिस। तो हो क्या रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर मशीन लर्निंग एक पार्ट ऑफ इट है। देन देयर इज अ डीप लर्निंग व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ML, और वी कैन से एडवांस टाइप ऑफ ML, एंड वी आल्सो हैव अ डेटा साइंस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग लगा रहा हूँ हर जगह पे। डेटा साइंस का मतलब सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं होता। डेटा साइंस इज अ कंप्लीट रिसर्च, एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जैसे एक एग्जांपल आया हमारे पास, अमन ने एक एग्जांपल दिया सेल्फ ड्रिवन कार का, और रोबोट्स का एग्जांपल दिया देशना ने, सिरी। ठीक है, ये सब एआई के एग्जांपल आपने दिए, दीज आर परफेक्ट एग्जांपल्स। अब मशीन लर्निंग का एग्जांपल क्या दोगे आप मुझे? देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग? अगर ये एआई है तो मशीन लर्निंग के एग्जांपल क्या है फिर? Predicting temperature, traffic sign recognition, speech recognition, YouTube algorithm, face recognition, image classifier, image recognition, audio recognition. तो एलेक्सा भी तो यही कर रहा था। एलेक्सा वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। एलेक्सा के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन ही तो होता है। आप लोगों ने मेरे को एक एग्जांपल दिया था फोन, फोन के अंदर फेस रिकॉग्निशन होता है। तो फिर इसमें एआई कौन है और मशीन लर्निंग कौन है? ML इज व्हाट मेक्स एआई वर्क। बिल्कुल। अब ये एक थोड़ा मतलब एक अच्छा सा आंसर मेरे को लगा डेरियस ने जो एग्जांपल दिया है भाई। ML इज व्हाट मेक एआई वर्क। एग्जैक्टली। देखो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आपने मेरे को बताए, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, दैट इज अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन वो क्या वो खुद से कुछ कर सकता है? खुद से तो वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाएगा ना, जब तक कि उसको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले। वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन बैठा है? द एल्गोरिदम्स ऑफ मशीन लर्निंग, वो उसको बताएंगे कि करना क्या है। एआई के, आप सेल्फ ड्रिवन कार को ना जब भी अगर देखोगे तो एक कैमरा लगा होता है सेल्फ ड्रिवन कार के ऊपर।
जो कॉन्टिन्यूसली अपने सराउंडिंग्स की पिक्चर क्लिक करके आपको भेजता रहता है। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे अभी देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ कैमरा, सेंसर्स, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे ये सेंसर्स के साथ एग्जांपल आपको दिखाया गया है। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया कि काइंड ऑफ ऐसा कोई कैमरा या फिर जो भी कार होगी उसके पास बहुत सारे सेंसर्स होंगे सेंस करने के लिए, जो कि कॉन्टिन्यूसली आपके पीछे मशीन को डेटा भेजते रहते हैं। जो भी डेटा आपको बैकएंड पे मिलेगा, उस डेटा के ऊपर जो एल्गोरिथम आपने ट्रेन की हुई है, जो भी आपने उस पर ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन लगाया हुआ है, वट एवर यू हैव ट्रेन द मशीन, उसके बेसिस पे आपकी मशीन कुछ प्रेडिक्ट करने वाली है, उसके बेसिस पे आपका एआई वर्क करना शुरू करता है। ओके, तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं, तो आई मस्ट से कि आप लोगों को इसके बारे में चीजें पता थी। दैट वाज अ गुड थिंग। ओके, नाउ विल गो इनसाइड द डिटेल ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं कि मशीन लर्निंग को मेजरली डिवाइड कैसे किया गया है या कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। बाय डिफॉल्ट देयर आर 4 कैटेगरीज, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। ये दोनों माइट भी आप लोगों ने सुनी भी होंगी। इसके अलावा और कोई कुछ बताना चाहेगा कि व्हाट आर द अदर कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग एक्सपेक्ट दीज टू? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, एक और बचा बस। और हाँ जी, सेमी सुपरवाइज। सो बेसिकली वी हैव these type of different मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की अलग अलग कैटेगरीज आपके सामने, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट तो देखो एक अलग ही लेवल है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का। सेमी सुपरवाइज, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज रिलेटेबल है, आप इनको इजीली समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ आता है कि मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू दीज टू कैटेगरी। तो जब हम लोग बात करते हैं भाई मशीन लर्निंग के बारे में, so we have one category which is known as supervised learning. अब आप क्या कर सकते हो, सुपरवाइज लर्निंग को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी तो ये भी समझना है सुपरवाइज क्या है और अनसुपरवाइज क्या है, बट आई एम डिवाइडिंग सुपरवाइज इनटू 2 कैटेगरी। वन इज अ रिग्रेशन एंड वन इज अ क्लासिफिकेशन। ओके, and when we talk about unsupervised learning, there is only one thing that we are doing, that is clustering. तो सबसे पहले मशीन लर्निंग को हम मेजर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, सुपरवाइज, एक अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में हमने बोला 2 कैटेगरी अगेन, एक रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन। अनसुपरवाइज में क्या है, क्लस्टरिंग। ठीक, नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आप में से कोई बताना चाहेगा द डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज? लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा। तो इसका मतलब जब हम एक सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पर क्या मिलता है आपको, देयर इज ऑलरेडी अ टारगेट अवेलेबल। लेट्स से यू हैव x1, x2, x3 एंड y। तो y पहले से नोन होता है, दैट इज द टारगेट ऑफ योर डेटा। x1, x2, x3 कौन है, ये आपके फीचर्स हैं। इसको आप फीचर्स भी बोलते हो, इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हो। ओके, और y को आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हो, विच डिपेंड्स ऑन फीचर्स। ओके, सो नाउ इस तरीके से अगर आपको कभी भी डेटा अवेलेबल है तो आपने क्या करना होता है, यू हैव टू परफॉर्म दी सुपरवाइज लर्निंग। लेकिन आपको सुपरवाइज लर्निंग में अब ये आइडेंटिफाई करना होता है कि रिग्रेशन करना है या क्लासिफिकेशन करना है।
ये कैसे पता चलता है? रिग्रेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, यू हैव टू चेक कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आइदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और इट इज कैटेगोरिकल। तो आपका जो y होगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो टारगेट होगा, या तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर वो कैटेगोरिकल होगा। कॉन्टिन्यूअस जैसे कि सेल्स प्राइस, या फिर जैसे आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी वोट्स अ पर्टिकुलर पार्टी विल हैव दिस टाइम, नंबर ऑफ वोट्स। बेसिकली इसको एक वर्ड में बताएं तो क्वांटिटी। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस डेटा मतलब कि उस तरह का डेटा जिसमें कोई इन्फिनिट वैल्यू हो सकती है अपने पास, सम सॉर्ट ऑफ क्वांटिटीज वी हैव। कैटेगोरिकल डेटा इज जहां पर आपके पास दो या दो से ज्यादा कैटेगरी हो सकती है, लाइक जेंडर और who is going to win the match. So we have only two option, either team 1 और team 2। या फिर हम लोगों ने पूछा कि मैच का रिजल्ट क्या होगा, तो ये टीम, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा? हो सकता है ये टीम जीत जाए, हो सकता है टीम विल लूज, और हो सकता है मैच ड्रॉ भी हो जाए। वी कैन हैव थ्री पॉसिबिलिटीज। तो बेसिकली कैटेगोरिकल में व्हाट यू आर लुकिंग एट हियर इज कि आपका जो वाई टारगेट है, जो टारगेट है वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइक दिस। ओके, सो दैट्स हाउ द डेटा इज अवेलेबल। तो सबसे पहले आपने देखा टारगेट अवेलेबल है। ओके, टारगेट अवेलेबल है तो सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब ये है कि देयर इज अ सुपरवाइजर हु इज हैविंग अ वॉच, जो ऊपर से देख रहा है सुपरवाइज करने के लिए चीजों को, कि आपने जो वाई निकाला है वर्सेस जो वाई पहले से डेटा में था, दोनों में कितना फर्क है। ओके, विल सी सून। हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें देखेंगे अभी। बट फर्स्ट, इज इट क्लियर? सबसे पहले क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आती है जितना हमने यहाँ पेंट में लिखा? मशीन लर्निंग इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज, जिसमें मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, जिसमें आपको टारगेट पहले से अवेलेबल है, और वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, अब रिग्रेशन को आपने कैसे डिफाइन करना है? यू विल डिफाइन रिग्रेशन जहां पर डेटा कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें कि आपको सेल्स या प्राइस या कोई ऐसी इनफाइनाइट या क्वांटिटी प्रेडिक्ट करनी होती है। और क्लासिफिकेशन में आपके पास डेटा कैटेगोरिकल होता है, कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। नाउ व्हाट आर द एल्गोरिथम्स वी हैव इन रिग्रेशन? कोई बताएगा भाई आप लोगों में से कितने रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स के आप लोगों ने नाम सुने हैं? अगर सुने हैं तो इफ यू हैव हर्ड अबाउट द रिग्रेशन एल्गोरिथम देन कैन यू नेम इट फॉर मी? सबसे पहले तो आप मेरे को लीनियर रिग्रेशन ही बताओगे, इसके अलावा कोई और बताए? आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखो, अगर रिग्रेशन की कैटेगरी में रखोगे तो आई विल से कि इट्स रॉन्ग, क्योंकि हम उसको क्लासिफिकेशन टेक्निक बोलते हैं लॉजिस्टिक को। या पॉलिनोमियल इज राइट। और इसके अलावा SVM, I will simply say support vector machine, डिसीजन ट्रीज, एक ही बार में लिख देते हैं डिसीजन ट्री, तो रैंडम फॉरेस्ट वगैरह सब कवर हो जाता है। कॉस्ट फंक्शन इज नॉट द रिग्रेशन टेक्निक, एक्चुअली इट्स एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और इसके अलावा कोई और रिग्रेशन टेक्निक? NB, नेव बेस, आपने यूज किया नेव बेस रिग्रेशन के लिए? और एनीथिंग एल्स भाई, और कोई टेक्निक? के नियरेस्ट नेबर, आप पूछ रहे हो बता रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने तो। आप पूछ रहे हो मेरे से? ग्रेडियंट डिसेंट? नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट इज अगेन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मतलब वो रिग्रेशन क्लासिफिकेशन कहीं पे भी किया जा सकता है। अच्छा चलो,
ये वो वर्ड्स हो गए जो आप लोगों ने मेरे को बताए, जो सब लोग जानते हैं। ये वो वाली बातें आपने मेरे को बताई जो जनरली इजीली नेट पे आप पढ़ सकते हो। लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल, एसवीएम, डिसीजन ट्री, बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम्स हैं और काफी ज्यादा यूजफुल भी हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो हिडन है। हिडन भी नहीं है, इनफैक्ट सामने ही होते हैं, बट हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वो इतने पॉपुलर नहीं होते, और पीछे अगर उनको यूज किया जाए तो उनसे बेस्ट कोई रिजल्ट नहीं देता है। कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी हैं, जैसे कि आप में से किसी ने इसका नाम नहीं लिया। मैं भाई इन चीजों के बारे में आप लोगों ने रिज रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, माइट भी आपने नाम सुने हो। वन मोर इज पीएलएस, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली द एल्गोरिथम नेम्स आई एम टेलिंग यू नाउ, ये जो एल्गोरिथम नेम अब बता रहा हूं ना मैं आपको, कभी इनको यूज करके देखना, आप लोगों को समझ आएगा कि जो लीनियर रिग्रेशन या डिसीजन ट्री को पावर देता है ना, वो ये एल्गोरिथम्स है। रिच रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन, इलास्टिक नेट। ओके, सो यू मस्ट हैव a basic understanding of these kind of thing as well। देखो, आपको रिग्रेशन टेक्निक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे यही बताओगे जो आप लोगों ने बताया, लेकिन अब उसके ऊपर आप लोगों को इनके ऊपर भी काम करना होता है। जैसे मैं आपको कुछ कुछ और चीजें बताऊंगा अभी, लाइक जो डिसीजन ट्री है। डिसीजन ट्री इतना बड़ा टॉपिक है, इतनी मतलब एक कंप्लीट अभी बुक लिखी जा सकती है डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब आप लोग चलो पहले मेरे को क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम बताओ, देन वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। हाँ जी, कुछ कुछ एल्गोरिथम्स आप लोग मेरे को इसके बताओ। सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिख देते हैं एक तो, इट्स अ क्लासिफिकेशन टेक्निक। ओके, इसके अलावा नेव बेस लिख देते हैं, ए नियरेस्ट नेबर लिख देते हैं, और डिसीजन ट्री लिख देते हैं, और एसवीएम लिख देते हैं। इसके अलावा कोई और टेक्निक है तो बताओ इन क्लासिफिकेशन। न्यूरल को आप मशीन लर्निंग में ना रखें, डीप लर्निंग में ही रखें। ओके, प्लस न्यूरल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है, लीनियर के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए भी। देखो जी, these are the major 5 algorithms of classification। क्लासिफिकेशन में मुझे पता है आप 5 यही बताओगे। इसके अलावा कोई और अगर कुछ एड ऑन करना चाहता है तो वे बता सकता है। SVM is on both side, decision tree is also on both side। उधर होता है SVR, that is support vector regression। इधर होता है SVC, that is support vector classification। ओके, यहाँ पे चलता है SVR। ओके, अब बात करते हैं। देखो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की मेजर एल्गोरिदम्स आ गई। लेकिन अब जब हम डिसीजन ट्री की बात करते हैं, हम नेव बेस की बात करते हैं, इन सब के अंदर तीन तीन चार चार और भी टाइप्स होते हैं। जैसे नेव बेस की बात करें तो 3 तरह का होता है, गॉसियन नेव बेस, मल्टीनोमियल नेव बेस, बर्नौलीज नेव बेस। अगर मैं डिसीजन ट्री की बात करूं तो डिसीजन ट्री हमारे 3 तरह के चलते हैं, गिनी इंडेक्स, और फिर इसके बाद आपका एक आएगा इसमें C4.5, और एक आता है आपका एंट्रोपी बेस्ड। 3 तरह के डिसीजन ट्री होते हैं। फिर डिसीजन ट्री में होता है एनसेम्बल मेथड्स, जिसमें बूस्टिंग और बैगिंग 2 टेक्निक होती है। फिर बूस्टिंग में ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट होता है। फिर बैगिंग में रैंडम फॉरेस्ट होता है। बात समझ पा रहे हो आप लोग? कितनी ज्यादा डिटेलिंग इनके अंदर जा जाकर और भी की जा सकती है। एसवीएम की बात करें तो 3 तरह के होते हैं, लीनियर, फिर इसके अंदर पॉलिनोमियल, और फिर आरबीएफ, दैट इज रेडियल बेस्ड फंक्शन। तो ये है इनकी एक्चुअल डिटेलिंग। तो जनरली क्या होता है, देखो हम जब कोई चीज पढ़ते होते हैं ना, तो हम ऊपर से तो जब चीज समझ आ जाती है तो हमें लगता है टॉपिक इतना ही है, लेकिन एक्चुअली अंदर जाकर देखोगे, द डेप्थ यू विल सी, इट्स टू मच। कि इतना अंदर जाकर देख सकते हो। अभी जैसे मैंने रिच रिग्रेशन, लेसो रिग्रेशन लिखा, ये क्लासिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, ये रिग्रेशन में भी यूज किए जाते हैं। और अभी तो रिग्रेशन की मैंने सारी टेक्निक्स नहीं लिखी है, ठीक है। ये तो कुछ पॉपुलर टेक्निक लिख दी मैंने आप लोगों के सामने।
गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बात समझ आई सब लोगों को? तो देखो ये एक छोटी सी लर्निंग है आप सब लोगों के लिए कि अगर आप कोई सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग कुछ भी आप देख रहे हो ना, उसमें जितनी चीजें हैं, मतलब सारी तो कभी नहीं हो सकती खत्म, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मुझे कोई सारी चीजें पता होंगी, नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, आपको ट्राई करना है कि जो भी आपने उठाया उसके मैक्सिमम अंदर डिटेल तक आपको चीजें पता हो। ओके, नाउ टेल मी फ्यू क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स। सबसे पहले तो आप मुझे के मीन्स बताओगे, इसके अलावा? सी मीन्स, चलो ठीक है। और बीबी स्कैन, बिल्कुल सही। और पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को आप क्लस्टरिंग टेक्निक बोलोगे? पक्का? हाँ जी, मैंने लिख दिया हायरार्किकल। और अभी आप नेट पे तो नहीं देख रहे हैं भाई? नेट पे देख के तो नहीं बता रहे हैं आप लोग मेरे को? एक और ऐड कर दे, मीन शिफ्ट, पी मीन्स प्लस प्लस। तो ये कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हो गई, ठीक है जी। अभी और भी अंदर डिटेलिंग की जा सकती है। ओके, तो देखो मेजर ये एल्गोरिदम्स आपकी सुपरवाइज अनसुपरवाइज में चलती है। अब इसके अलावा एक टेक्निक होती है आपकी, जैसे अगर आपको एक माइंड में आपने नाम सुना ही होगा डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो तब आप कह सकते हो कि हाँ जी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जैसी चीजें हम यूज करें, या फिर एलडीए, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ओके, और इसके अलावा आपके पास होता है टिस्नी, इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो मेजर तो हमारे पास और भी टेक्निक्स होती है, लेकिन बट दीज आर द मोस्ट पॉपुलर 3 टेक्निक्स ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, तो अभी हम लोगों ने एक ऊपर से ये देख लिया कि हाँ जी, क्या क्या एल्गोरिदम्स, कितनी डिटेल में आप चीजें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सो इट्स एंडलेस। अभी ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है डेटा साइंस में तो इट डजंट मैटर, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं ना। ओके, तो नाउ फाइनली वी विल स्टार्ट विद द वेरी स्क्रैच। अब हम लोग जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लिखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से लिखना शुरू करेंगे, और एक ऐसी एल्गोरिदम उठाएंगे जो कि सब लोग देख सकते हैं। तो एक बार आप लोगों में से मेरे को ये बताएं कि कितने लोगों ने मशीन लर्निंग कभी भी नहीं देखी है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर लुकिंग एट द मशीन लर्निंग फर्स्ट टाइम? ओके जी, तो काफी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आज मशीन लर्निंग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जितने भी लोगों ने मशीन लर्निंग देखा भी होगा, उनको भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, देखो सब लोगों को इस लेवल पे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सो फर्स्ट वील बी स्टार्टिंग विद कि जो मशीन लर्निंग है, अगर वो फर्स्ट लेवल पे बात की जाए तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से ये समझा जाए कि मशीन लर्न कैसे करती है चीजों को, हाउ मशीन एग्जैक्टली लर्न्स। इसके लिए हम लोगों को एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम के पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक प्रॉब्लम। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों को y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी पता है।
बस इसके अलावा मैं आप लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये तो पता है ना भाई सब लोगों को, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लेट्स से यू हैव वन x एंड वन y। आपके पास एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, 1 2 3 4 एंड 5। y is let's say 2 4 5 4 5 समथिंग लाइक दिस। हमने कोई इस तरह का एक डेटा बिल्ड किया अपने आप। x और y का एवरेज निकालकर आप लोग यहाँ रख सकते हो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ x, व्हाट इज द एवरेज ऑफ y। सो टेल मी व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y। बताओ भाई आप लोग मेरे को x और y का एवरेज एक बार। x का एवरेज 7.5। आर यू श्योर कि x का एवरेज 7.5 आएगा? एक बार क्रॉस चेक कर लो। और y का एवरेज तो x is 1 y is 2। तो x और y को पहले प्लॉट करते हैं। देखो तो 1 के साथ 2 आ जाता है, 2 के साथ 4 आ जाता है, और 3 के साथ 5 आ जाता है, 4 के साथ 4 आ जाता है भाई, और 5 के साथ 5 आ जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आप लोगों ने क्या बताया मेरे को, x का रेशियो, x का बताया आप लोगों ने 3 और y का बताया 4। ओके, तो मैं आप लोगों के ही ऊपर ट्रस्ट करके यहाँ वैल्यू लिख दे रहा हूँ। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एवरेज। ओके, तो दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। आपने जाकर अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया। अब एक बार एवरेज को भी प्लॉट कर लेते हैं। ओके, एवरेज है हमारा 3:4, यानी कि यहाँ। अब एक सिंपल सा एक फैक्ट है या ट्रिक है, कुछ भी समझ सकते हो। अब आप लोगों ने एक बेस्ट फिट लाइन तो बनानी सीखी होगी कभी ना कभी। ये तो आप लोग स्कूल में ही सीख लेते हैं भाई, जब आप एक y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन लगाते हैं तो एक लाइन बनाते हैं स्लोप के थ्रू। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं भाई, कि जो भी आपकी बेस्ट फिट लाइन है वो हमेशा यहां से जाएगी। ओके, जो भी आपकी बेस्ट फिट लाइन होगी, इट विल ऑलवेज क्रॉस फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट। इस एवरेज को क्रॉस करके आपकी बेस्ट फिट लाइन जाने वाली है। ठीक है, अभी नहीं पता हमें, अभी हम छोड़ देते हैं। नाउ let's talk about this equation, that is y is equals to mx plus c. Now what is the formula of m? m का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula of slope? बेसिकली m आपका स्लोप होता है ना भाई, और c इंटरसेप्ट होता है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बताओगे आप मेरे को? y minus c y max. सॉरी, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। क्या इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं? y minus c x2 minus x1 into y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1 का होल स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? करो लिख सकते हैं मैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपके पास एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। ठीक है, x की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 4 5, y की वैल्यू थी 2 4 5 4 5। सबसे पहले x2 माइनस x1 निकालना है, दैट इज x माइनस x बार एक्चुअली। ठीक है, तो x माइनस x बार कितना बताया था भाई आप लोगों ने मेरे को? 3, और y बार कितना बताया था? 4। इसका मतलब 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। तो आपको पता है अगर मैं इसका सम करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका स्क्वायर करके रखा हुआ है यहाँ पे, ताकि मैं इसके स्क्वायर का सम करूं। सो इट विल बिकम x माइनस x बार का होल स्क्वायर क्या बन जाता है भाई? 4
1 0 1 4। अब इसका सम करें तो आ जाता है 10। ओके, डिनोमिनेटर तैयार, द डिनोमिनेटर वैल्यू इज 10। देन वी हैव टू फाइंड आउट y माइनस y बार। तो ये क्या आता है भाई हमारे पास, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 0 1 0 1। सम करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू? सो इट इज x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। तो क्या आ जाता है हम लोगों के पास, 4 0 0 0 2, द सम इज 6। अब फाइनली अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, सो व्हाट विल बी द स्लोप? 6 अपॉन 10 दैट इज 0.6। तो स्लोप कितना आ जाता है हम लोगों के पास, 0.6 आ जाता है। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम लोग को इंटरसेप्ट भी मिल सकता है। तो इंटरसेप्ट के लिए हम करेंगे y बार इज इक्वल्स टू mx बार प्लस c। सो c विल बिकम y बार माइनस mx बार। तो कितना आंसर आने वाला है भाई आपका, y बार 4 है माइनस 0.6 इंटू x बार इज 3। तो व्हाट इज द आंसर, कितना आएगा भाई c की वैल्यू? 2.2, 7.2, एग्जैक्टली 2.2। नाउ फाइनली वी आर रेडी। अब देखो, यहां तक मैंने कुछ भी नया नहीं किया अभी तक, ये तो आप लोग पढ़ के आए हो ना भाई। इतने में कुछ नया थोड़ी था, सब कुछ पुराना चल रहा है अभी तक। अभी नया देखो कैसे आता है, x y और y बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x था 1 2 3 4 5, y क्या था 2 4 5 4 5। ओके, अब निकालते हैं प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन निकालनी है कि 6 अगर है तो y क्या होगा, अगर x 7 है तो y क्या होगा। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, लेकिन यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट आई कैन फाइंड आउट। तो सबसे पहले निकालना शुरू करते हैं। तो भाई ये कैसे निकालोगे आप, 0.6 इंटू 1 प्लस 2.2, एक आंसर आ जाएगा। 0.6 इंटू 2 प्लस 2.2, 0.6 इंटू 2 प्लस 2.2। आंसर निकालना शुरू करें भाई, आप लोग बताना शुरू करें मुझे कि क्या आंसर आने वाले हैं आपके लोग, आप लोगों के यहाँ पर। तो सबसे पहले 0.6 इंटू 1 प्लस 2.2, दैट विल बिकम 2.8। 0.6 इंटू 2 प्लस 2.2 दैट इज 3.4, 4.0, 4.6, 5.2। ओके, यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर? हाँ, मतलब वो 2 to 2 नहीं होगा, वो 3 4 5 होगा, वो मैंने गलती से लिख दिया। ओके, हाँ जी, एनीवन, एनी क्वेश्चन टिल हियर? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं। अब क्या करना है, ये आपके पास जो वैल्यूज आई है 2.8 3.4, इनको यहाँ प्लॉट करते हैं। तो जब एक्चुअली y 2 था तो हमारा 2.8 आया। जब एक्चुअली y कितना था आपका 4 था तो हमारा 3.4 आया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो लाइन होगी वो यहां से जाएगी, तो हमारा 4.0 ही आया था। देन वी हैव 4.6, देन 5.2। बस अब क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन और इंटरसेप्ट 2.2। बेसिकली कुछ एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हम लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, लाइक दिस।
ओके, बात समझ आ गई सब लोगों को भाई? तो क्या ये है मशीन लर्निंग? इज दिस व्हाट मशीन लर्निंग इज? क्योंकि अब अगर मैं 0.6 की मल्टीप्लाई 6 से कर दूं तो प्रिडिक्शन आ जाएगी, 0.6 की मल्टीप्लाई 7 से कर दें तो भी प्रिडिक्शन आ जाएगी कि नहीं बताओ? यही होता है भाई मशीन लर्निंग में, प्रेडिक्ट करना होता है ना आपको फ्यूचर, कि अगर 6 हुआ x तो y क्या आएगा, अगर 7 हुआ तो y क्या आएगा, तो आप किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हो। हाँ जी, एनी आंसर्स फ्रॉम यू गाइस? बताएगा भी कोई आप लोगों में से कि ये जो हुआ है ये क्या है? क्या यही मशीन लर्निंग है या ये कुछ और है? मतलब देखा जाए तो x गिवन था, y निकालना था, y प्रिडिक्ट करना था, कर दिया बेस्ड ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मशीन ने क्या लर्न किया है, व्हाट इज द लर्निंग ऑफ मशीन? तो कल मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी कि जब हम लोग मशीन लर्निंग में इस चीज की बात करते हैं कि मशीन ने क्या लर्न किया है, तो मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब आप ये इक्वेशन लगाते हैं तो मशीन इज लर्निंग एक्चुअली दीज टू वैल्यूज, एक स्लोप और इंटरसेप्ट। मशीन ने इन दो वैल्यूज को लर्न करना होता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट व्हाट मशीन लर्निंग लुक लाइक। मशीन लर्निंग ऐसा नहीं दिखता है, ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है? इट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। मशीन इज नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू हियर। मशीन लर्निंग इसके आगे से शुरू होता है। मशीन लर्निंग शुरू होता है यहां से। सबसे पहले आपने अपना मैथ्स वैथ्स जोड़ जाड़ के देख लिया कि अच्छा ये सब हुआ। मशीन लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द एरर। ये कहता है ठीक है, आपने प्रिडिक्शन निकाली, आपकी प्रिडिक्शन तो गलत है ना, योर प्रिडिक्शंस आर रॉन्ग, कि अगर एक्चुअली y 2 था तो हमारा तो 2.8 आंसर आया, 4 था तो 3.4 आया। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज नाउ कि भाई आपको एरर फाइंड आउट करनी है अब, और फिर एक एवरेज एरर निकालेंगे जिसको बोलते हैं एमएसई, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। एट द एंड क्या निकाला जाता है? एमएसई, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, और उसका फॉर्मूला सिंपली मैं जाकर यहां ऐसा लिख कर आ जाता हूं, दैट इज वाई कैप माइनस वाई का होल स्क्वायर, एवरेज निकालने के लिए 1/n और समीशन। इस एरर को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो काम किया जाएगा वो मशीन लर्निंग है। वहां पर ना तो स्लोप पता होता है ना इंटरसेप्ट पता होता है, हमें तो स्लोप भी निकाल लिया, इंटरसेप्ट भी निकाल लिया एक फॉर्मूले के थ्रू। दैट्स नॉट मशीन लर्निंग। Machine learning is we have to train the machine and make the machine learn the value of slope and intercept. Machine learning ये नहीं है कि आपने slope और intercept का फॉर्मूला लगाया और निकाल लिया। मशीन लर्निंग क्या है कि आप मशीन को इस तरीके से ट्रेन करो, इस तरीके से कुछ एल्गोरिथम बनाओ ताकि मशीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लर्न करे दैट व्हाट इज द पॉसिबल और द बेस्ट वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज। तो अब इसी चीज को हम पाइथन के थ्रू पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि कोई डेटा लेते हैं एक, तो देयर इज अ वेरी बेसिक डेटा सेट दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज हियर। एक बहुत सिंपल सा डेटा सेट है मेरे पास जिसको हम यूज करेंगे पहले। ओके, सो लेट्स राइट pandas as pd, matplotlib dot pyplot as plt, and then numpy। ओके, जितना अभी आप लोगों ने यहाँ पर ये पूरा एल्गोरिदम देखा, जो पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों ने देखा, आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस कंप्लीट मैथमेटिक्स यूजिंग पाइथन। ओके, तो सबसे पहले pd डॉट रीड csv के थ्रू डेटा लोड कराते हैं। डेटा नेम इज हेड ब्रेन। तो डेटा की शेप चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द शेप ऑफ डेटा? 237/4, इट मींस वी हैव 237 ऑब्जर्वेशंस और 4 कॉलम है। यूजिंग हेड मेथड आई कैन सी द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को सिर्फ एक x एक y यूज करना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। हेड साइज इन सेंटीमीटर क्यूब्स एंड ब्रेन वेट इन ग्राम्स, ये हमें दिया गया है। तो x हमारा हेड साइज है और y हमारा ब्रेन वेट है। So I have to find out brain weight based on head size. So I will simply write df head size in centimeter cube dot values y is equals to
ब्रेन वेट डॉट वैल्यूज। आपके पास x और y नाम का एक वेरिएबल आया और दोनों वेरिएबल्स में एक एरे आ चुका है। ओके, जैसे ही आप डेटा फ्रेम के लास्ट में डॉट वैल्यूज लगा देते हो, इन रिटर्न यू विल हैव दी एरे। आपको कोई एरे मिल जाता है। आपको पेंडास का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अब आपको numpy का एरे मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, अगर शुरू से एकदम ऊपर से चले, यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था, वी कैलकुलेटेड द मीन फर्स्ट। सबसे पहले x और y का क्या निकाला था, मीन। और कल ही मैंने आपको सिखाया था दैट हाउ टू फाइंड आउट द मीन, लाइक दिस। So now I have mean of x and mean of y. अब हम लोगों के पास x और y का मीन आ चुका है। नेक्स्ट थिंग इज, हमें स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। स्लोप का फॉर्मूला और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला वहां पर देख चुके हो। सो आई विल टेक वन न्यूमरेटर एंड वन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 0, डिनोमिनेटर इज 0, एंड लेट्स टेक वन वेरिएबल n इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x. नाउ लेट्स राइट फॉर i इन रेंज n, एक लूप चलाना है हम लोगों को जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सबके ऊपर, और क्या करना है वहां पर, वी हैव टू परफॉर्म दिस थिंग। बेसिकली हम लोगों को क्या परफॉर्म करके आना है भाई, ये दिस वन, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये हमारा न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर इज x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सो आई विल राइट न्यूमरेटर प्लस इक्वल्स टू x of I minus mean of x into y of I minus mean of y. Denominator बन गया। What is the sorry, this was the numerator. Denominator क्या होगा, x of I minus mean of x का whole square. So finally we have numerator and denominator. तो slope क्या होता है, numerator divided by denominator. That's it. और इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल्स टू मीन ऑफ y माइनस स्लोप इनटू मीन ऑफ x। एक बार जाकर देखते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है। तो माय स्लोप इज 0.26, इंटरसेप्ट इज 325। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट टिल हियर? यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं। Everyone give me a confirmation if it is clear to you. प्लस इक्वल्स टू क्यों किया है, क्योंकि एट द एंड आपको समीशन करना है ना। आपको चाहिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम, तो वो प्लस इक्वल्स टू करते जाएंगे उसको, तो वो उसका एट द एंड सम करके आपको खुद ही दे देगा। आपको सम खुद से नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो एवरीवन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन इफ इट इज क्लियर टू यू। एक बार सब लोग मेरे को कंफर्मेशन दे दें अगर समझ आ गया तो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम लोगों के पास जो डेटा है उसको प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या एक रिग्रेशन लाइन बन भी सकती है या नहीं। वी हैव टू सी ना कि भाई एक्स और वाई लीनियरली रिलेटेड भी है। तो एक्स कॉमा वाई का अगर ग्राफ बनाकर देखें तो कैसा दिखता है, दैट्स हाउ एक्स वाई ग्राफ लुक लाइक। तो लग रहा है ना कि भाई रिग्रेशन बन सकता है कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो उसके साथ वाई भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो इट मींस देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब निकालते हैं प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस एक खाली लिस्ट है हमारे पास। नाउ आई एम राइटिंग फॉर आई इन रेंज एन, y cap is equals to mx plus c, that is slope into x of I plus intercept, और इसको उठाकर एक लिस्ट में अपेंड कराना है लाइक दिस, और इसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर देंगे ताकि फ्लोट वैल्यूज ना आए। दिस इज mx is equals y is equals to mx plus c। अब आपके पास एक एक्चुअल y है, दिस इज योर एक्चुअल y, और एक आपके पास प्रेडिक्शन है। These are the predictions. Now you can compare, कुछ predictions काफी क्लोज है, कुछ predictions काफी दूर है।
जैसे कि लास्ट वाली वैल्यू देखें 1375 1374 सिर्फ एक का डिफरेंस, लेकिन 1355 और 1277 बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोगों की ये प्रेडिक्शंस है। अब हम लोगों को ड्रॉ करनी होती है बेस्ट फिट लाइन। तो इसके लिए क्या करना है, कॉपी दिस, पेस्टेड है plt डॉट प्लॉट। अब इस बार जो प्लॉट बनेगा वो x वर्सेस प्रेडिक्शंस का बनेगा और कलर कर देंगे रेड। नाउ दिस इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन लुक लाइक। लेकिन अभी मैंने बताया इसमें कुछ मशीन ने लर्न नहीं किया है। ओके, क्लियर एवरीवन? तो जो हम लोगों ने वहां पर पूरा मैथमेटिकली समझा था वो पूरा मैंने आपको एक पाइथन के थ्रू इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, कुछ भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो देन यू कैन आस्क। ओके, अब बात करें कि मशीन कैसे लर्न करेगी। मशीन की तो कोई लर्निंग ही नहीं थी ना भाई इसमें। मशीन तो क्या है ना, मशीन तो खाली बैठी है। आपने तो मैथ्स लगाया, मैथ्स लगा के चला दिया। नाउ हाउ मशीन विल लर्न, अब आते हैं उस पर। फाइनली अब शुरू होगा मशीन लर्निंग। अभी तक आपने ये समझ लिया पहले कि मशीन कुछ लर्न नहीं करती जब आप एक मैथ्स लगाते हो। मशीन लर्न करती है जब एरर निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी हम वहां पर भी एक मीन स्क्वायर्ड एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आई जस्ट हैव टू पुट दिस फॉर्मूला देयर और आपके सामने एक एमएससी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एक वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या हमने जो आउटपुट निकाला है क्या ये हमारा सही है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमने मैथ्स लगा दी अपने मर्जी से, यहाँ जो भी लिख दिया, क्या ये सॉल्यूशन सही है। ये कैसे वेरीफाई होगा? ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग sklearn यूज करेंगे। देयर इज अ लाइब्रेरी नोन एज scikit-learn। सुना है इसका नाम भाई? आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने, अगर मशीन लर्निंग का कुछ भी ओवरव्यू आपने कभी देखा हुआ है। So there is a library known as scikit-learn। तो आई प्रेफर कि इस लाइब्रेरी को ना ही यूज किया जाए। आप इस लाइब्रेरी को रेयरली कभी यूज करो। ये लाइब्रेरी तब यूज करो जब आपको एल्गोरिदम लिखने का टाइम नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि भाई आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो कि आपके पास एल्गोरिदम लिखने का टाइम ना हो, क्योंकि द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज कि सब ब्लैक बॉक्स है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ये खुद करके आ जाएगा सारा काम, आपको बताएगा ही नहीं किसने क्या किया है, लेकिन आंसर सेम आएगा इसका भी और हमारा भी। सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स रीड द डेटा नाउ। एक्स और वाई फेच किया आप लोगों ने, एंड देन इसके बाद ये सब तो करना ही नहीं है। यहाँ पर देर इज डायरेक्टली लीनियर रिग्रेशन क्लास जिसका आपको ऑब्जेक्ट बना लेना होता है। That's it। और रिग्रेशन के पास होता है फिट नाम का मेथड जिसमें आप अपना एक्स वाई पास करो, खत्म। बन गया लीनियर रिग्रेशन। हम लोगों ने अभी भी देख रहे हो कितनी मेहनत की है भाई, यहाँ पर ये क्या क्या किया है। यहाँ क्या करना है, कुछ भी नहीं। लीनियर रिग्रेशन क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाओ, फिट कर दो एक्स वाई को, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पता ही नहीं ना करेगा क्या पीछे जाके। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है कि ये पीछे क्या करेगा, तो ये आपके किसी काम की चीज नहीं है। मैं इसको यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है पीछे क्या करेगा, और जिस दिन आपको पता चल जाए कि ये क्या करता है पीछे, आप इसको कितना भी यूज करो, नो इश्यू। अभी इसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे, एक छोटा सा एरर आने वाला है। द एरर इज कि इसको ना एक्स वेरिएबल 2 डायमेंशनल में चाहिए। जो आपका एक्स वेरिएबल है इट मस्ट बी अ 2D एरे। तो आप में से कौन बताएगा कि एक्स को 2D एरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए? Who is going to tell that how we can convert x into a 2 dimensional array? np.reshape। हाँ, शेप क्या करें और what should be the shape of it?
-1, दैट्स इट, कि नंबर ऑफ रोज अपने आप कैलकुलेट करेगा और 1 हमारा हो गया एक कॉलम, दैट्स इट। और जैसे ही इतना करते हैं रिग्रेशन लग जाता है, खत्म। अब आप चेक कर सकते हो कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि आपका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है सेम है क्या। देखें, हमारा स्लोप क्या था 0.263, इसका स्लोप भी यही आया ना। इसका इंटरसेप्ट चेक करें क्या आया, 3 to 5 पॉइंट समथिंग, 3 to 5 पॉइंट समथिंग, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आया ना हम लोग का। इसका मतलब हमने जो मशीन लर्निंग अभी सीखी और ये जो लगा रहे हैं, बोथ आर सेम हियर। अब सिर्फ करना क्या है, रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट करना होता है और इसमें पास करते हैं x, बदले में क्या मिल जाती है, y प्रेडिक्शन, दैट्स इट। तो आप कंपेयर कर सकते हो भैया अपनी फर्स्ट 10 प्रेडिक्शन वर्सेस इसकी फर्स्ट 10 प्रेडिक्शंस। ओके, सेम आंसर आने वाले हैं। तो आई गेस, आई होप अब आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा ये देखकर कि हाँ जी, हम अगर अपना एल्गोरिदम लिखते हैं वर्सेस ये जो sklearn है, scikit-learn है, ये अपना जो एल्गोरिदम लिख रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, नाउ कम्स द फाइनल फेज। अब फाइनल फेज आता है इसका, और वो जो फाइनल फेज है वो क्या है कि जो मशीन एक्चुअली लर्न करती कैसे है। -1, क्यों किया, -1, इसलिए किया क्योंकि देखो क्या होता है, आपको डेटा को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपके पास x वेरिएबल है, यू वांट टू कन्वर्ट दिस बट सिंगल डायमेंशन डेटा इनटू अ 2 डायमेंशनल एरे। तो जब 2 डायमेंशनल एरे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब एक कॉलम होना चाहिए और रोज होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज मुझे नहीं पता, या तो मैं कैलकुलेट करके नंबर ऑफ रोज लिख दूं 237, या फिर मैं -1 लिख के छोड़ दूं, ये अपने आप कैलकुलेट करेगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, सिर्फ एक, तो ये 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमने किया। ओके, ओके, तो अब हम इसके फाइनल पार्ट की तरफ चलेंगे। Final part is how we can make machine learn from scratch. Learn from scratch का मतलब होता है ना तो स्लोप पता होगा ना ही इंटरसेप्ट पता होगा, बोथ आर 0। ना स्लोप का कोई फॉर्मूला है ना इंटरसेप्ट का कोई फॉर्मूला है, बोथ आर 0। तो यहाँ पे क्या ऐसी टेक्निक यूज की जाए जिससे कि स्लोप और इंटरसेप्ट को लर्न कराए। द टेक्निक नेम इज, आप में से मेरे को किसी ने एक आंसर दिया था, ग्रेडियंट डिसेंट। यहाँ पे आती है ये ग्रेडियंट डिसेंट की स्टोरी। ग्रेडियंट डिसेंट क्या चीज है, और जैसे ही ग्रेडियंट डिसेंट का नाम आता है इसके साथ कुछ वर्ड्स हमेशा चलते हैं, जैसे कि इपॉक्स, लर्निंग रेट, ओके, कोफिशिएंट्स। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि एक्चुअली ग्रेडियंट डिसेंट कैसा दिखता है, सबसे पहले ही दिखते हैं। लेट्स से वी हैव दिस ग्राफ हियर, हम लोगों के पास एक ग्राफ है, ओके। और इस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एरर प्लॉट कर रहे हैं, और वो जो एरर है मैं कर्व के थ्रू प्लॉट करने जा रहा हूँ। लेट्स से वी हैव दिस काइंड ऑफ कर्व, ओके। हम लोगों के पास एक कर्व है छोटा सा, और इस कर्व में आपकी एक एरर आती है कहीं पर। सो लेट्स से द एरर इज हियर, यहाँ पे हम लोगों की एरर है, दिस इज द एरर एंड दिस इज द मिनिमा। ये क्या है, मिनिमा, वेयर यू हैव टू रीच। तो करना ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है। यहां पे भी हो सकती है एरर, तब भी आना तो नीचे ही है, क्योंकि मिनिमम पॉइंट यही है हम लोगों का। सो आई कैन से कि एक्चुअली आपको यहां पर अब जो कैलकुलेट करना है वो एक स्लोप है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर इज अ स्लोप, कह सकते हैं भाई हम लोग ऐसा।
और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अब वो वाला फॉर्मूला नहीं जो ऊपर था, अब कौन से वाला फॉर्मूला होगा स्लोप का? dy by dx. Actually, this is known as the slope. क्या आप लोग मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं यहां तक? आर यू गाइस रिलेटिंग द थिंग्स? कोई भी चीज अगर आपको ऐसी लगे कि आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो या कुछ इधर उधर चले जाओ, देन यू कैन आस्क. विच पार्ट यू वांट मी टू रिपीट? सबसे पहले देखो, अभी स्लोप भी जीरो है, इंटरसेप्ट भी जीरो है, ना स्लोप पता है ना इंटरसेप्ट पता है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, एक एरर निकाला, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला, एंड आई एम प्लॉटिंग माय एरर हियर. अगर एरर यहाँ पर है तो मेरे को ग्रेजुअली नीचे आना है मिनिमम पे, ठीक है? नीचे आने के लिए मुझे कुछ मैंने सिर्फ इतना बताया कि नीचे आने के लिए आपको एक डायरेक्शन दे दी बस, और उस पर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी जिसको मैं बोल रहा हूँ स्लोप है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है ये. ग्रेडियंट डिसेंट अभी मतलब एग्जैक्टली क्या होगा ग्रेडियंट डिसेंट में वो आना बाकी है. बस अभी तक मैंने इतना बताया कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये करना है. ये अचीव करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस टेक्निक नोन एज ग्रेडियंट डिसेंट. एक बार भी बाकी लोग भी बताएं, आर यू गाइज इन सिंक विद मी? क्या आप लोग सिंक में हो या ए सिंक हो गए हो, इधर उधर चले गए हो? और बाकी लोग, व्हाट अबाउट अदर्स? इज ग्रेडियंट डिसेंट पार्ट ऑफ पैरामीटर ट्यूनिंग? नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट ग्रेडियंट डिसेंट तो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो गई. पैरामीटर ट्यूनिंग इज कि आप छोटी छोटी वैल्यूज को ट्यून करते हो, कुछ कम ज्यादा करके देखते हो. दैट इज व्हाट पैरामीटर ट्यूनिंग इज. ग्रेडियंट डिसेंट तो एक कंप्लीट टेक्निक है ऑप्टिमाइजेशन की. बताएं भाई, बाकी लोग रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, खाली दो ही लोगों का रिप्लाई आया है, सिर्फ दो ही लोग सुन रहे हैं, दलजीत और सूरज. रिग्रेशन वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, वहां से रिपीट कर दीजिए. रिग्रेशन वाली तो मतलब हमने सर यही वाली, यस सर. हम लोगों ने sklearn.linear मॉडल से लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया था. और जब हम लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करते हैं तो उसका डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और उसके पास एक फिट नाम का मेथड होता है जिसके अंदर आप अपना एक्स और वाई पास करते हो. तो जैसे ही आप एक्स वाई पास करते हो, ये कंप्लीट लीनियर रिग्रेशन अपने आप लगा के आ जाता है और स्लोप और इंटरसेप्ट आपको दे देता है. तो कोफिशिएंट वेरिएबल में स्लोप आ जाता है और इंटरसेप्ट वेरिएबल में इंटरसेप्ट आ जाता है. फिर हम लोगों के पास एक प्रेडिक्ट नाम का मेथड है जिसमें आप अपना एक्स पास करते हो, बदले में आपको वाई प्रेडिक्शन मिल जाती है. और फिर फाइनली हम अपनी प्रेडिक्शंस को एक्चुअल वैल्यूज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. ओके, ये हम लोगों ने किया था इसमें. इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ये ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कोई एरर है, उस एरर को मिनिमाइज करना है, उसके मिनिमम पॉइंट पे जाना है. उसके लिए हमें स्लोप कैलकुलेट करना है. स्लोप ही है जो आपको नीचे की तरफ ले जा सकता है, और स्लोप होता है dy by dx. ओके, नाउ इज इट क्लियर? ये बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? रिप्लाई नहीं आ रहा भाई आप लोगों का. क्या या तो देखो, दो ही चीजें हो सकती हैं, आइदर इट इज क्लियर और इट इज ऑल क्लियर, कि ऊपर से ही चला गया. तो इसीलिए कि अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें. तो इसीलिए भी मेरे को एक बार सब लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए कि हाँ जी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आई विल डिस्कस इट अगेन. क्योंकि दिस इज द क्रक्स ऑफ मशीन लर्निंग. जो लास्ट के आधे घंटे में अब जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द एक्चुअल क्रक्स. ये है मशीन जो लर्न करेगी अब.
अभी तो असली मैथ्स आनी है, अभी तो आपने आसान वाली मैथमेटिक्स देखी है। अब लग रहा है साइंस पढ़ रहे हैं बेटा, ये तो मैथ्स की क्लास चल रही है। आप साइंस पढ़ रहे हो। अब आप बोलो कि अब आपको लग रहा है डेटा साइंस पढ़ रहे हो, एक्चुअली एक्चुअली व्हाट मशीन लर्निंग लुक लाइक। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर चलते हैं और थोड़ा सा कि जब आपको ये स्लोप निकालना है dy बाई dx, तो किसको करना है डिफरेंशिएट? हमें dy बाई dx लगाना किस पे है? अपने मीन स्क्वायर एरर पे लगाना है। तो इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होता है, एक बार स्लोप के रिस्पेक्ट में और एक बार इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा समझ के चलते हैं भाई हम लोग कि अगर जो MSE था वो कुछ ऐसा है, 1/n समीशन y कैप माइनस y होल स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं हम, यानी कि y कैप का जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो लिख दें, और y कैप का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, mx प्लस c माइनस y का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है आपने, एक बार m के रेस्पेक्ट में और एक बार c के रेस्पेक्ट में। ओके, व्हाट यू हैव टू डू हियर इज कि आपको एक बार c के रेस्पेक्ट में, एक बार m के रेस्पेक्ट में। तो जब दोनों के ही रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो आपको एक ग्रेडियंट मिलेगा, एक स्लोप का, और एक मिलेगा ग्रेडियंट आप लोगों को इंटरसेप्ट का। तो दोनों के शुरू की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी। पावर रूल लगाएंगे सबसे पहले। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने, आई होप भाई सबको आता ही होगा अच्छे से। सबसे पहले आप एक पावर रूल लगाते हो, तो इट विल बिकम 2/n समीशन mx प्लस c माइनस y। ये चीज यहां पे भी आ जाएगी, mx प्लस c माइनस y। अब बचा अंदर वाला पार्ट। अगर हम इतने को डिफरेंशिएट करें m के रेस्पेक्ट में और c के रेस्पेक्ट में, तो बताओ आप लोग क्या आएगा? आपको क्या करना है? ये जो अंदर का इतना इंटरनल पार्ट है, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू स्लोप एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेप्ट। तो अगर स्लोप के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? x। और अगर इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा? 1। परफेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है जी। फाइनली दो लाइन हो गई हमारी, ये ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट। नाउ द न्यू फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज, अब आता है स्लोप का नया फॉर्मूला। स्लोप इज इक्वल्स टू पुराना वाला स्लोप। पुराना वाला स्लोप क्या है? 0। ठीक है जी, पुराना स्लोप तो 0 ही है ना, स्लोप तो पता ही नहीं है क्या है। माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इनटू अल्फा। अल्फा मतलब लर्निंग रेट। ओके, अभी आएगा इसका रोल, देखेंगे क्या है। एंड फाइनली इंटरसेप्ट का नया फॉर्मूला, दैट इज इंटरसेप्ट 0, जो भी इंटरसेप्ट की पुरानी वैल्यू, माइनस ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट इनटू अल्फा। अब एक बस एक अल्फा ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता है, बाकी सब हमें अच्छे से पता है। स्लोप 0 था, इंटरसेप्ट भी 0 था, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप आपके सामने है और ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। नाउ द लास्ट थिंग इज अल्फा, दैट इज द लर्निंग रेट। इसको बोलते हैं अल्फा, या फिर लर्निंग रेट। बहुत सारे नाम है वैसे तो इसके, एप्सिलॉन, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट द थिंग इज लर्निंग रेट। अब ये क्या है? एक्चुअली होता क्या है, जब आपको अपनी एरर मिनिमाइज करनी होती है, लाइक आप ना ऐसा सोच के चलो कि यू आर ऑन सम टॉप ऑफ अ एवरेस्ट, आप या माउंटेन पे हो किसी, लाइक दिस। ठीक, यहां पे आपका घर है, आप हो यहां पे। अब आपको अपने घर जाना है, आपको पता है भाई घर नीचे की तरफ है। ठीक, तो कैसे जाएंगे? हो सकता है पहले थोड़ा ऊपर जाना पड़े, फिर नीचे, फिर ऊपर, लेकिन एट दी एंड आपको किधर जाना है? नीचे की तरफ जाना है। तभी मैं बोलूंगा कि आपको घर का रास्ता सही मिल गया है। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि आप ऊपर की तरफ ही चलते चले जा रहे हो कहीं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो जब आपको नीचे की तरफ जाना होता है, जब आपको स्लोप में डाउनवर्ड जाना होता है,
तो आप लोगों के पास एक स्पीड होती है जो आपको मेंटेन करनी है। आपके जो स्टेप्स होंगे, जो आपकी स्पीड होगी वो आपको मेंटेन करनी है। इट शुड नॉट बी टू फास्ट और टू स्लो। ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि भाई यहाँ से भागे भागे चले जाओ, घर पहुंच गए। क्या ऐसा कर सकते हो आप लोग कि आप कभी ऐसे स्लोप पे भागने की कोशिश की है? पता है ना क्या होगा अगर आप स्लोप पे बहुत तेजी से भागने की कोशिश करोगे? तो भाई आपका सर सबसे पहले पहुंचेगा और पैर सबसे बाद में पहुंचेंगे। ठीक है। और ऐसा करने का भी फायदा नहीं है कि बहुत धीरे 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 चले। तो एक कांस्टेंट स्पीड है जो आपको मेंटेन करनी है। कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने की एक वैल्यू हम लोग रख लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट शुरू से नहीं पता होती। तो उसकी वैल्यू एक 0 से 1 के बीच रखी जाती है, लाइक 0.01, 0.001। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, थोड़ा ट्राई की जाती है, एक्सपेरिमेंट की जाती है कि क्या ऐसी अल्फा की वैल्यू रखूं मैं ताकि मेरा जो ग्रेडियंट है कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की तरफ आए। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, अपने ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई एक अल्फा से करते हैं, तो उसको एक डायरेक्शन मिलती है प्लस उसकी एक स्पीड होती है, वो उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की तरफ आ जाता है। इट शुड नॉट बी टू फास्ट, इट शुड नॉट बी टू स्लो। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्विकिंग करके देखते हैं, एट द एंड पता चल जाता है क्या वैल्यू रखनी है। ओके, समझ आया सब लोगों को लर्निंग रेट क्या होता है, अल्फा क्या होता है? Now the final thing is epochs, which are known as iterations. नाम epoch रख दिया है कुछ नहीं, खाली iterations है। iterations मतलब कि देखो ये वाला जो प्रोसेस जो आपने यहाँ लिखा है ना भाई, द थिंग इज कि ये एक, मतलब मैं अगर लाइन बाय लाइन लॉजिक लिख दूं तो क्या चल जाएगा? स्लोप तो 0 था, अगला स्लोप तो कुछ और ही आएगा ना, 0 माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इनटू अल्फा, पता नहीं क्या वैल्यू आएगी। तो एक्चुअली इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसीजर। ये जो प्रोसेस हमने लिखा है ना, ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है और ये प्रोसेस आपको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, उसको बोलते हैं इपॉक्स। इपॉक्स मतलब कितनी आइट्रेशन में आपको लगता है कि एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट की एक डिसेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी जिस पे आप रिलाय कर सकते हो। बात समझ आई आप सब लोगों को? तो इपॉक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ आइट्रेशन, जिससे आपको पता चलता है भाई कि इतनी आइट्रेशंस में अगर लगाऊं तो शायद मुझे अपने स्लोप की और इंटरसेप्ट की एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाए। ओके, सो फाइनली दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग लुक्स लाइक। ये होता है मशीन लर्निंग, ये है जो मशीन लर्न कर रही है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस चलेंगी, इपॉक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं इपॉक्स में उन्हीं आइट्रेशंस में क्या होगा आपका कि जो भी आइट्रेशन चलती रहेंगी उसमें स्टेप बाय स्टेप आपकी मशीन स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू अपडेट करती जाएगी और एट द एंड आप देख सकते हो कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ माय स्लोप एंड इंटरसेप्ट। वो आपकी एक परफेक्ट वैल्यू निकल के आएगी बिल्कुल। तो ये ऐसा दिखता है देखो मशीन लर्निंग जो अब आपके सामने दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग लुक लाइक। हम देखते हैं बड़ी बड़ी पिक्चर मशीन लर्निंग की, मशीन लर्न फ्रॉम डेटा, मशीन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये वो। ये है जी मशीन जो सीख रही है इस तरीके से। ओके, नाउ द फाइनल पार्ट कि इसको मैं जाकर प्रोग्रामिंग से कैसे लिख कर आऊं। तो भाई बहुत इजी है, मतलब मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए प्रोग्रामिंग से लिख कर आना। डेटा रीड करना है, तो डेटा रीड करते हैं सबसे पहले और इसके बाद एक्स वाई फेच किया था हम लोगों ने। एंड फाइनली अच्छा एक छोटा सा काम और करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्या होता है, आप जब डेटा मशीन लर्निंग के लिए भेजते हो ना, तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मशीन लर्निंग लगाई जाती है उससे पहले डेटा को कुछ टेस्ट किया जाता है कि जैसे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, तो उनको हैंडल किया जाता है। एक टर्म होता है उसको बोलते हैं फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग इज लाइक कि डेटा की जो वैल्यूज है वो थाउजेंड्स में लैक्स में हो सकती हैं, उन वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। एक होता है नॉर्मलाइजेशन, एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं।
ताकि आपका जो डेटा है वो एक 0 से 1 के स्केल पे आ जाए या 0 सेंटर्ड हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के पास एक नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज है, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस मिनिमम ऑफ x डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ x माइनस मिनिमम ऑफ x। इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच आता है। आपका जितना भी डेटा होगा वो सब का सब 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, यानी कि डेटा को स्केल कर दिया 0 से 1 के बीच में। स्टैंडर्डाइजेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी ना कोई फिक्स रेंज नहीं है, ये क्योंकि फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 0 सेंटर्ड डेटा होता है, यानी कि 0 बीच में होता है, और इधर -3 या -4 हो सकता है, बीच में 0 है, और ये +4 या +3 तक चला जाता है। ओके, तो ये दो तरह की फीचर स्केलिंग के दो फॉर्मूले, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं। फिर एक होती है लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग में क्या होता है, अगर टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा गिवन होता है, जैसे जेंडर गिवन है, जेंडर में लिखा है मेल एंड फीमेल, तो भाई मेल को 1-0 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेल फीमेल को, और फिर फाइनली डेटा को किया जाता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा को कर दिया जाता है डिवाइड। तो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही चीज यूज करने जा रहा हूं, वो है फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो इसके लिए भाई फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, चाहे तो आप फॉर्मूले से लिख सकते हो या फिर आप sklearn से डायरेक्टली डेटा को स्केल कर सकते हो। लिख देते हैं यहाँ पर इंपोर्ट min max स्केलर, और min max स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके पास होता है एक फिट ट्रांसफॉर्म नाम का मेथड, इसमें आपको x पास करना है, लेकिन जैसे ही x पास करेंगे एरर आएगा 2D का, क्योंकि ये चाहता है x और या y जो भी आप पास करोगे इट मस्ट बी अ 2 डायमेंशनल डेटा। शेप करना आप जानते ही हो, सेम y के लिए। ओके, तो x को ट्रांसफॉर्म किया और फिर y को ट्रांसफॉर्म किया। देखो इसका बेनिफिट ये है ना कि आपकी जो वैल्यूज अब छोटी हो जाएंगी, पहले वो थाउजेंड्स में थी, तो छोटी वैल्यूज तो प्रोसेसिंग भी फास्टर होगी, थोड़ी सी एल्गोरिथम थोड़ा फास्ट चलेगा, इसलिए। अब आते हैं फाइनली हम अपने एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। उसको क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, नंबर ऑफ इपॉक्स, और इसके अलावा आपका अल्फा की वैल्यू क्या रखना चाहते हो, और बाय डिफॉल्ट स्लोप भी क्या है 0, इंटरसेप्ट भी क्या है 0, हमें कुछ नहीं पता, ना ही हमने ऊपर कुछ निकाला है। एवरीथिंग विल बी लर्न बाय मशीन। अब स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या चाहिए, y कैप माइनस y, यानी कि पहली चीज चाहिए आपको y कैप। y कैप इज mx प्लस c। तो कितनी बार निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इपॉक्स टाइम। सबसे पहले आपने निकाला y प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x प्लस इंटरसेप्ट, दैट इज mx प्लस c। ये लिख दिया, प्रेडिक्शन आ गई। लॉस कैलकुलेट किया, लॉस इज y cap minus y, that is y prediction minus y. Okay, now next thing कि आपके पास y prediction भी आ गई, लॉस भी आ गया। अब आप क्या करते हैं, अब आप निकालते हैं स्लोप ऑफ, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2/n इनटू, अब आपको क्या करना है, आपको करना है समीशन ऑफ, ये एरर आप निकाल ही चुके हो, दिस थिंग इज, ये आपका एरर वेरिएबल में है, उसका डॉट निकालना है x के साथ। तो numpy के पास होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसमें आपने पास किया लॉस कॉमा x। ऐसे ही आप निकाल के ले आओ ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट, दैट इज 2/n इनटू, अब ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, 2/n इनटू सिंपल लॉस। उसमें कोई डॉट 1 तो है ही नहीं हमारे पास, डॉट 1 का क्या करना है, सो दैट विल बिकम सम ऑफ योर लॉस। ओके, एक बार मैं इसको कल फिर से समझाऊंगा, मुझे पता है कि ये माइंड भी थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा आज आप लोगों के लिए। आई विल रिपीट दिस थिंग टुमारो एज वेल, बट अभी हम जितना इसको समझ सकते हैं अच्छे से, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, कल इसको एक बार फिर से रिकैप जरूर करेंगे। तो हमने ग्रेडियंट ऑफ स्लोप निकाला, ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट निकाला। नाउ द न्यू स्लोप वाज स्लोप माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इनटू अल्फा,
और इंटरसेप्ट माइनस ग्रेडियंट ऑफ इंटरसेप्ट इनटू अल्फा। दैट्स इट। आप देखो मैंने यहाँ पे यही सब लिखा है, जो मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा है सेम वही मैंने पाइथन में जाकर लिख दिया है। एंड एट द एंड आई विल रिटर्न स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ओके, नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, लेकिन उसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ इपॉक्स डिफाइन करने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग 100 इपॉक्स एंड द अल्फा वैल्यू वी जनरली स्टार्ट विद 0.01। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अल्फा की वैल्यू आपको पता नहीं है तो हम शुरू करते हैं जनरली 0.01 से, फिर ग्रेजुअली इसको चेंज करके देखा जाता है। ये सभी पैरामीटर्स हम लोगों ने पास किए। इन रिटर्न आई विल गेट अ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। लेट्स सी, तो पहले तो एक एरर आ गया, n इज नॉट डिफाइंड, सो n विल बी माय लेंथ ऑफ x। नेक्स्ट एरर इज, अच्छा अब इस एरर का सॉल्यूशन आप लोगों में से कौन बताएगा, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इज इक्वल्स टू 2/n इनटू np डॉट लॉस कॉमा x। ये कह रहा है जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना लॉस और x का, तो शेप मिसमैच का एरर आ गया। तो क्या आप में से कोई इसका सॉल्यूशन बताएगा? बिल्कुल सही, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्यों करते हैं भाई, जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो लॉस का आपने क्या निकाला, ट्रांसपोज, एंड फाइनली यू हैव अ वैल्यू ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। अब हमें नहीं पता ये स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू परफेक्ट है या नहीं। ओके, आई विल पुट दीज थिंग इन अ वेरिएबल, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। ठीक है जी, तो चेक करते हैं। स्लोप ये था और इंटरसेप्ट ये था। अब करना ये है कि जो भी स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेडिक्शंस। चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रेडिक्शन सही है। तो लेट्स सी, अच्छा स्लोप ना एक एरे की फॉर्म में है तो स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिख देते हैं। n इज नॉट डिफाइंड, अभी किया तो था। अच्छा वो फंक्शन में था अभी हम लोगों का। नाउ वी हैव सम प्रेडिक्शंस। अब फाइनली क्या करना है, प्रेडिक्शंस अगर आ गई है तो ग्राफ प्लॉट करके देखना है कि क्या ऐसा ग्राफ दिखता है अब। क्योंकि अगर ऐसा ग्राफ बन गया इसका मतलब मशीन हैज सक्सेसफुली लर्न, मशीन ने सक्सेसफुली लर्निंग कर ली है। अभी नहीं की है, देखा भी आप लोगों ने, अभी हमारा परफेक्ट ग्राफ नहीं आया। ग्राफ कैसा आना चाहिए, कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसा ग्राफ लेके आने के लिए अब क्या किया जाए, यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि हम नंबर ऑफ इपॉक्स इंक्रीज कर दें थोड़े, कि हो सकता है 100 इपॉक्स कम थे ट्रेन करने के लिए मशीन को। सो लेट्स ट्राई इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इपॉक्स टू 200। 200 इपॉक में देखिए क्या ये लर्न करता है कि नहीं करता है। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ अभी। अब इसको हम 2000 कर देते हैं, फिर देखते हैं कुछ होता है क्या। मच बेटर, पहले से ठीक हुआ। अब आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर मशीन कैसे लर्न कर रही है। मशीन को लर्न करने के लिए ज्यादा इटरेशन की जरूरत है। कह रहे ज्यादा इटरेशन पास करो, जितनी ज्यादा इटरेशन में बना रहा हूँ उतना ही बेटर इसको लर्न करेगा। 5000 इपॉक्स दिखते हैं आप। अरे ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच रहे हैं हम लोग उसके। एक बार इस वाले ग्राफ को देखे भाई, तो ये जो हमारी लाइन स्टार्ट होती है इस डॉट के बिल्कुल यहां से होती है, और हमारी जो लाइन स्टार्ट हुई है वो जस्ट क्लोज है हम उसके। तो इसका मतलब अब आप सोच लो कि दिस इज व्हाट मशीन लर्निंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप इपॉक्स बढ़ा रहे हो और मशीन लर्न कर रही है आपके इपॉक्स बढ़ाने से। स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू बेटर होती जा रही है। बात समझ आई अब आप लोगों को? तो मैं अगर और थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं तो माइट भी बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ जाए। ये देखो परफेक्ट। अब आप चेक कर सकते हो यहीं पर आती है ना वैल्यू हमारी वो। ये देखो जी, अब आपकी मशीन ने किया है लर्न, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ओके, अब बताओ, अब आप लोगों को समझ आया मशीन लर्निंग क्या दिखती है, कैसे दिखती है, कैसे मशीन लर्न करती है। आप क्या एग्जैक्टली इससे लर्निंग निकालोगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो ना स्लोप था ना इंटरसेप्ट, दोनों जीरो थे।
एक फॉर्मूला निकाला मीन स्क्वायर्ड एरर का, एरर को जाकर आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट से दो फॉर्मूले मिले, और डिफरेंशिएट करके नंबर ऑफ इपॉक्स पे अपने डेटा को ट्रेन किया, और जब डेटा को ट्रेन किया तो ग्रेजुअली स्लोप और इंटरसेप्ट बेटर होते चले गए, और फाइनली आपको कोई परफेक्ट प्रेडिक्शंस या परफेक्ट आउटपुट मिलने शुरू हो गए। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या अब आप लोगों को समझ आया अच्छे से कि हाउ एक्चुअली मशीन लर्निंग वर्क्स? पूरा नहीं, कौन से वाला पार्ट नहीं है? अगर आप लोग कोई डाउट्स पूछना चाहते हो तो डाउट्स पूछ सकते हो भाई अभी। एंड आई नो पूरा नहीं भी आएगा, क्योंकि देखो 2 घंटे से कॉन्टिन्यूसली हम चीजें अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो एक बार कल मैं इसको एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा एक बार आप लोगों को, बट स्टिल अगर आप लोग कुछ इस पर फीडबैक देना चाहते हो कि हाँ जी कितना समझ आया कितना नहीं आया, देन वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली। सिक्सटी 70%, ओके। और बाकी लोगों को कितना कितना आया भाई? बाकी लोग भी बताएं। 50? तुमने तो लिखा था पूरा नहीं पर बहुत कुछ 50 कैसे हुआ फिर ये? अच्छा 50 भी बहुत लग रहा है। और बाकी लोगों को भाई, बाकी लोग भी बताएं अपना रिस्पॉन्स कि हाँ जी कितना समझ आया, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम एक बार इसको कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से। देखो 100% आना चाहिए। जैसे आप 50 to 70 आ गए हो, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अभी आप लोगों के लिए भाई। अभी आप सोचो ना, 2 घंटे पहले तो जीरो पे था ना, 2 घंटे पहले तो जीरो पे था, जीरो से 50 आ गए हो आप। और मैं बोल रहा हूँ कल जब एक बार रिवीजन करेंगे ना, आप 100 पे पहुंच जाओगे। बस हाँ ये जरूर है कि दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, कि हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली कि आपको खुद से भी कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये जितना भी देखो, मैंने मैथमेटिक्स आपको बताया, मैंने जो जो मैथ्स में है एग्जैक्ट लिखा है, सेम मैंने उधर कोड में लिखा है, सेम। कोई चीज मैंने ऐसी अलग नहीं लिखी कि यहाँ अलग लिख दिया और वहां अलग लिख दिया। एवरीथिंग इज सेम। बस समझना ये है कि उसको हैंड्स ऑन कैसे किया जाए। और मैं आपको बताऊं, आप लोगों को मैथ्स तो माइट भी एक बार के लिए समझ आ भी गया होगा, हो सकता है आपको प्रोग्राम समझना है। तो ये भी आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आपको प्रोग्राम वाला पार्ट समझ नहीं आया या मैथ्स वाला नहीं आया, क्योंकि अगर मैथ्स वाला नहीं आया तो प्रोग्राम तो आएगा ही नहीं। और हो सकता है भी आपको मैथ्स वाला आ गया हो, प्रोग्राम वाला ना आया हो। तो ये आपने मेरे को क्लियरिटी देनी है एक, तभी तो देखो मैं आपको फिर डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा सब लोगों के। प्रोग्राम वाला नहीं आया, ओके। और बाकी लोगों को 13, हाँ 13 तो आई रिपीट ना, मैंने बताया ना, ये मैं रिपीट करूंगा एक बार कल फिर से। प्रोग्राम वाला बहुत क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, आई रिपीट इट टुमारो, डोंट वरी। हम लोग एक बार इसको कल फिर से रिपीटेशन में लेके आएंगे। मैथ्स वाला भी समझा देना, हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। तो कल सब लोग बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करना भाई, 4 बजे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 मिनट में स्टार्टिंग के 15 मिनट सिर्फ इसी को देंगे जो अब हमने लास्ट में ही किया है सब कुछ, ठीक है? क्योंकि लास्ट में ना जितनी भी चीजें हो गई एकदम से हो गई है, एकदम से ना मतलब जादू सा हो गया आप लोगों के सामने कि ये तो एकदम रिजल्ट आ गया, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो टाइम निकालते हैं। तो आज थोड़ा इसको आप देखो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है ये भी पूरा शेयर करूंगा। तो फर्स्ट लेट्स सेव दिस थिंग।
तो देखो सबसे पहले भी आप लोगों का जो टास्क है अभी यही है कि जितना भी आज हम लोगों ने कोड किया है इसको अच्छे से एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, ताकि कल जब हम लोग क्लास अटेंड करोगे ना आप लोग, तो ऐसा ना हो कि आप एक बिगिनर की तरह बैठे हो। एमएससी का एक ही फॉर्मूला होता है। एमएससी तो बाय डिफॉल्ट देखो मीन स्क्वायर्ड एरर है। अब इसके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। आरएमएससी होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, एक मीन एब्सोल्यूट एरर, सब अलग अलग चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ आई थिंक सेशन रिकॉर्डिंग्स मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ शेयर होंगी आगे चल के। एक्सक्यूज मी सर, यस स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन सा रिवीजन का करना है इसमें? क्या क्या एक बार रिपीट करो फिर से। जो फॉर्मूलेज है, मीन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये सब भी रिवाइज करना पड़ेगा? हाँ देखो स्टैटिस्टिक्स तो मतलब आपका एक बेस है, ये तो मस्ट है, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको। ओके सर। ओके तो आई एम अपलोडिंग द कोड टिल हियर। तो बाकी बस आप लोगों से देखो इतना एक्सपेक्टेशन है मेरा कि कल आप ऐसे मत आना कि कुछ भी नहीं देखा, जितना आज किया है उतना आपने कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये जरूरी है भी आप लोगों के लिए कि जितना आज किया है इसको आपने अच्छे से एक बार देखा जरूर, ठीक है। तभी आपको एक्चुअली कल ना डाउट्स होंगे। अगर मान लो कल आपको कोई डाउट ही नहीं है तो मैं तो ऐसा मानकर चलूंगा कि भाई आपको समझ आ गया है। तो दैट्स वाई आप लोगों को डाउट्स के साथ आना है कल, बाकी रिवाइज तो मैंने करा नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो हाँ हेलो सर। हेलो हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी हाँ जी। सर सर कल आई थिंक लास्ट डे है, तो सर हमें एक रोड मैप मिल सकता है? अगर हम आगे से DLA-ML को आगे पढ़ना हो तो पूरा एक रोड मैप मिल सकता है हमें कि क्या क्या टॉपिक्स चाहिए और क्या क्या जो ओपन सोर्स URL है हम वहां से पढ़ सकते हैं। रोड मैप तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक्चुअली आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन रोड मैप एक्चुअली, इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी आई टेल यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता भी दूंगा, ठीक है। ओके सर, So थैंक यू। I'm sharing a video of roadmap that I have uploaded on YouTube. एक बार इस रोड मैप को आप लोग जरूर देखना भाई सब लोग। बाकी खुद से भी मैं आप लोगों को थोड़ा इस पे गाइड कर दूंगा किस तरीके से आप चीजों के साथ प्रोसीड कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज काफी हो गया भी आप लोगों के लिए। तो कल विल स्टार्ट एकदम फ्रेश माइंड के साथ बैठेंगे। कल संडे है भाई आप लोगों को, तो टाइम मिलेगा अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है। थैंक यू रविकांत जी। बहुत ही जबरदस्त सेशन था आपका जो है ना। थैंक यू सर। या मतलब ये है कि बच्चों को मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड डेफिनेटली ब्रश अप करने की जरूरत है इस सारी चीजों में। यस सर एग्जैक्टली। बट डेफिनेटली आपकी डायरेक्शनैलिटी बहुत अच्छी थी जो है। तो आई होप बच्चे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और रोड मैप आप बताओगे तो आगे के लिए और अपना आफ्टर द वर्कशॉप इज ओवर सीखेंगे। एंड वी कैन ऑर्गेनाइज सम मोर वर्कशॉप्स ऑन रिलेटेड टॉपिक्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न मोर। श्योर सर डेफिनेटली। या ठीक है बच्चों, तो कल 4 बजे ज्वाइन कर लेना सर। 15 मिनट रिवाइज कराएंगे पहले जो है, एंड देन सर विल कैरी यू फॉरवर्ड। आई थिंक हमारा फेस रिकॉग्निशन वगैरह से रिलेटेड जो काम है वो शायद होने वाला है कल जो हाँ जी सर। है। या ठीक है रविकांत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल फॉर ओके ज्वाइनिंग टुडे। या थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय। बाय।